नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की और तारीख है 28 अगस्त 2019, 28 अगस्त 2019। भोपाल के पास एक जगह है जिसका नाम है कटारा हिल्स। कटारा हिल्स में इस रोज एक लाश मिलती है। इस लाश पर कोई कपड़े नहीं है और लाश की हालत इतनी बुरी है कि उसे देखकर पहचान पाना बहुत मुश्किल है। लाश के आसपास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बिलोंगिंग्स वो भी नहीं है। आई कार्ड, पर्स, बैग, सिर्फ एक न्यूड डेड बॉडी, मेल डेड बॉडी यहाँ पर कटारा हिल्स में पड़ी हुई मिलती है। और जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस उसकी पहचान पता करने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह डिसमेंबर्ड हो चुका था, या आप कहें कि पूरी तरह ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से उस आदमी की पहचान बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि कोई जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था लाश पर। तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बन रही थी कि कैसे तफ्तीश आगे बढ़े। तो पुलिस ने ये फैसला किया कि वो इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए ये पता करेगी कि हाल के दिनों में इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का कोई आदमी आसपास के इलाके से गायब हुआ है या नहीं। लाश जो मिली थी वो तकरीबन 30-32 साल के किसी उम्र के आदमी की लाश लग रही थी। और पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की और आसपास के पुलिस थानों में पता किया तो पुलिस को पता चला कि हाँ, कुछ रोज़ पहले 32 साल का एक बैंक कर्मी रामजी लाल इवने अपने घर से गायब हो गया था और वो अब तक लापता है, अपने घर वालों को नहीं मिला है। 16 अगस्त को रामजी लाल इवने अपने घर से बाइक लेकर निकला था काम पर जाने की बात कहकर, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटा। तकरीबन 4 से 5 दिनों तक रामजी लाल के घर के लोग उसे ढूंढते रहे, जगह जगह नाते रिश्तेदारों में पता करते रहे, बहुत खोजा, लेकिन रामजी लाल के बारे में जब कोई जानकारी नहीं मिली तो 4 से 5 रोज़ बाद उन्होंने अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, थाने में दर्ज करवाई थी। अब जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, इस पर्टिकुलर गुमशुदगी के केस के बारे में जानकारी मिली, तो पुलिस ने रामजी लाल इवने के घर वालों को बुलवा भेजा और कहा कि हमारे पास एक लाश है, आकर देखिए। हालांकि उसकी हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी दिल कड़ा करके एक बार आप लोग लाश देख लीजिए। कहीं अगर यह आपके घर के सदस्य की हो तो फिर जांच उसी हिसाब से हम आगे करें और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो इवने परिवार के लोग पुलिस के इस रिक्वेस्ट पर, पुलिस के कहने पर इवने परिवार के लोग मौके पर पहुँचे और मौके पर आकर उन्होंने देखा कि वाकई लाश जो है उन्हीं के घर के बच्चे, यानी जो 32 साल के रामजी लाल हैं, उसी के जैसी लग रही है। चेहरा तो बिल्कुल म्यूटिलेटेड था, पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन हाथ में जो कलावा होता है, धार्मिक धागा बंधा हुआ होता है, पूजा पाठ के समय बांधते हैं पंडित जी, वो कलावा हाथ में बंधा हुआ था। और उस कलावे को देखकर जो इवने परिवार के लोग हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ, ये लाश जो है उन्हीं के घर के सदस्य की है। दरअसल रामजी लाल के 2 भाई आए थे जिन्होंने इस लाश की शिनाख्त की और कहा कि हाँ, ये हमारे भाई रामजी लाल की ही लाश है। अब जिस तरह से लाश मिली थी, जिन हालात में मिली थी, वो सब देखकर ये तो साफ था कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है, मामला कत्ल का ही है। लेकिन कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल था। और अब मरने वाले की पहचान हो चुकी थी, तो पुलिस को यह पता करना था कि रामजी लाल की हत्या के पीछे कैसी दुश्मनी थी, किसकी दुश्मनी थी। पुलिस ने अब उस एंगल पर इस मामले की जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। जो भी लाश मिली थी, मतलब लाश का जितना भी हिस्सा बरामद हुआ था, कुछ तो जंगली जानवर खा गए थे, कुछ सड़ गया था, तो जितना भी हिस्सा बरामद हुआ था उस हिस्से का पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करवाया। और आने वाले दिनों में ये कंफर्म करने के लिए कि ये मरने वाला आदमी रामजी लाल ही है या कोई और है, उन्होंने डीएनए सैंपल के लिए कुछ बॉडी के पार्ट्स भी रख लिए थे सेफ साइड में। और पुलिस अब जांच आगे बढ़ाना चाहती थी और पुलिस ये पता करने में जुट गई कि रामजी लाल की किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी। घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की और घर वाले ऐसा कोई लीड या ऐसा कोई सुराग नहीं दे पाए जिससे ये पता चलता कि रामजी लाल का कत्ल किसने किया होगा। घर वालों का कहना था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, एक नॉर्मल लाइफ लीड करते थे, ऑफिस जाना, घर आना, एक सामान्य जीवन जीते थे, तो कोई ऐसी दुश्मन वाली बात नहीं है। तो
लेकिन पुलिस को पता तो करना था, अगर दुश्मन कोई नहीं होता तो इस तरह से कोई कत्ल नहीं करता, कत्ल भी ऐसे कि जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं। तो पुलिस ने इस चीज़ को पता करने के लिए रामजी लाल इवने का मोबाइल फ़ोन का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है CDR, वो निकलवाया और पुलिस ने ये देखना शुरू किया कि अपनी गुमशुदगी के दिन यानी 16 अगस्त के इर्द गिर्द रामजी लाल की किससे ज़्यादा बात हो रही थी। और ख़ासकर 16 अगस्त को चूंकि रामजी लाल गायब हुआ था, घर वालों ने यह बात बताई थी पुलिस को, उस हिसाब से पुलिस ये देख रही थी कि 16 अगस्त को किससे बात हुई, ज़्यादा बातचीत। इस कोशिश में पुलिस को 2 लोगों के बारे में पता चला जिनसे रामजी लाल इवने की लगातार बात हो रही थी। इनमें एक आदमी का नाम है राधेश्याम भालवी और दूसरे आदमी का नाम है अर्जुन कोरकू। ये राधेश्याम और अर्जुन दोनों नौजवान लोग थे, नौजवान मतलब यंग लड़के थे, और इन दोनों से लगातार रामजी लाल इवने की बातचीत हो रही थी। 16 तारीख को राधेश्याम भालवी ने रामजी लाल जिसकी हत्या हुई उसको 6 बार फ़ोन किया था, यानी गुमशुदगी से पहले 6 बार कॉल किया था। इसके बाद 16 तारीख को जब वो गायब हुआ उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया था रामजी लाल का। तो पुलिस की रडार में अब 2 लोग आ चुके थे, राधेश्याम और अर्जुन। पुलिस को इन्हें पकड़ना था और इन्हें पकड़कर यह भी पूछना था कि भाई तुम्हारा रामजी लाल से क्या चक्कर था और क्या तुम इन्हें कत्ल किया है, मामला क्या है, कुल मिलाकर इंटरोगेट करना था। तो खैर पुलिस ने जल्द ही दस्तयाब कर लिया, दबोच लिया राधेश्याम को और अर्जुन को। इनके प्रोफाइल के बारे में पुलिस को यह पता चला कि ये छोटा मोटा काम करते थे, जिसे ऑड जॉब्स कहते हैं ना, मतलब कहीं आज काम कर लिया, कहीं कल को कुछ और कर लिया। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी चलती थी, गुजर बसर हो रहा था। लेकिन इन लोगों ने, ये तो खैर इनका प्रोफाइल है, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो पुलिस की गिरफ्त में आते ही बिना देर किए हुए इन्होंने मान लिया कि हाँ, उन्होंने रामजी लाल इवने की हत्या कर दी है। अब पुलिस को ये जानना था कि भाई हत्या तो कर दी, लेकिन हत्या क्यों की। सबसे बड़ी वजह यही पुलिस को पता करना था, क्योंकि ये तफ्तीश का हिस्सा भी है। कल को अदालत में भी जब चार्जशीट वगैरह पुलिस दाखिल करेगी तो मोटिव ऑफ मर्डर, मोटिव ऑफ क्राइम तो बताना ही होगा। तो इनसे पूछा कि भाई तुम दोनों ने मिलकर रामजी लाल की हत्या क्यों की। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी कि अर्जुन और राधेश्याम कोई बिजनेस करना चाहते थे साथ में मिलकर पार्टनरशिप में, और इसके लिए उनको तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए के लोन की ज़रूरत थी। छोटा मोटा कारोबार वो शुरू करना चाहते थे और इसी कारोबार के लोन के लिए, 1.5 लाख रुपए के लोन के लिए उन्होंने बैंक में ही काम करने वाले रामजी लाल इवने से बात की थी। रामजी लाल इवने ने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर राधेश्याम और अर्जुन से 20,000 रुपये ले लिए थे, और ये 20,000 रुपये जो है प्रोसेसिंग फ़ी के लेने के बाद कई महीने गुजर गए, लेकिन रामजी लाल ने लोन नहीं करवाया और इनको 1.5 लाख रुपए का भुगतान बैंक से नहीं हुआ। अब जब लोन नहीं मिला तो दोनों बहुत परेशान हुए, राधेश्याम और अर्जुन। उन दोनों ने अब रामजी लाल को फॉलो करना शुरू किया कि भाई लोन कराओ, अगर लोन नहीं करा रहे हो तो हमारे 20,000 वापस करो। लेकिन रामजी लाल न तो लोन करा रहा था न 20,000 वापस कर रहा था। तो इस तरह से रिश्तों में कड़वाहट जो है वो घुलने लगी थी। और फाइनली एक वक्त ऐसा आया जब राधेश्याम ने और अर्जुन ने यह तय कर लिया कि चूंकि 20,000 रुपये उसने हजम कर लिए हैं रामजी लाल ने, वो लौटा नहीं रहा है, तो अब उसको मार ही डालेंगे, क्योंकि इस तरह से धोखा कोई करे ये हमें बर्दाश्त नहीं। ये दोनों की प्लानिंग थी, दोनों दोस्तों की। और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने 16 अगस्त को रामजी लाल को एक पर्टिकुलर जगह पर एक गांव में बुलाया और कहा कि तुम इस गांव में आ जाओ, यहाँ एक बाबा रहते हैं जिनके पास चमत्कारिक शक्ति है, और वो रातों रात जो भी रकम तुम्हारे पास है उसको डबल कर सकते हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी। इस तरह की बात पर मुझे नहीं लगता कि आसानी से कोई इंसान यकीन करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मति मारी जाती है तो इंसान कुछ भी मान लेता है, किसी बात पर भी यकीन कर लेता है। तो रामजी लाल इवने की भी मति मारी गई थी। उसको भी लगा कि अच्छा, अगर बाबा के पास ऐसी चमत्कारिक शक्ति है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो रकम डबल कराने के बहाने रामजी लाल को राधेश्याम और अर्जुन ने एक ख़ास जगह पर बुलाया, और ख़ास जगह पर बुलाने के बाद उसी की बाइक में सवार होकर वो तीनों आगे निकल गए बाबा से मिलने के बहाने। और रामजी लाल भी उन पर भरोसा करके उनके पास चला आया था और तीनों बाइक से आगे गए। आगे जाने के बाद वो एक जगह पर जाकर रुके जिस जगह का नाम है नूरगंज। ये नूरगंज भोपाल का ही एक जंगली इलाका है, और
ये चूंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ गहरी खाइयाँ भी हैं। तो वहीं तकरीबन 150 फीट गहरी एक खाई के पास तीनों बाइक से रुके थे, कुछ बातचीत करने के लिए या सुस्ताने के लिए। और इसी बीच रामजी लाल को तो इनके मन में चल रही साजिश का और कॉन्स्पिरेसी का कोई खबर, कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन राधेश्याम और अर्जुन तो आपस में प्लानिंग कर चुके थे। इन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया और 150 फीट की ऊंचाई से उस गहरे खाई में उन्होंने रामजी लाल को पुश कर दिया, धक्का दे दिया, और धक्का भी पूरी ताकत से, ताकि वो ऊपर से सीधे नीचे गिरे और उसकी मौत हो जाए। इसी प्लानिंग के मुताबिक नूरगंज के जंगलों में 150 फीट गहरे खाई में राधेश्याम और अर्जुन ने मिलकर रामजी लाल को ऊपर से फेंक दिया और फेंक कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब उनके लौटने की बारी आई तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे हम तो बाइक की चाबी निकालना ही भूल गए, बाइक की चाबी तो रामजी लाल की जेब में है, अब क्या करें। फिर वो दोनों खाई में 150 फीट गहरे खाई में नीचे उतरे और नीचे उतरकर तब तक रामजी लाल की मौत हो चुकी थी। उसके पैंट की जेब से उसी के बाइक की चाबी निकाली और फिर ऊपर आए बड़ी मेहनत से। लाश वहीं नीचे रह गई और ऊपर आने के बाद उसी की बाइक में बैठकर अपने घर चले गए और इसके बाद वो सेटल्ड हो गए और किसी को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि पुलिस रामजी लाल के कत्ल की तफ्तीश करते करते उनके पास आ जाएगी और उन्हें पकड़ लेगी। तो जब उन्होंने ये पूरी कहानी बताई और ये बताया कि तकरीबन 16 तारीख को ही उन्होंने हत्या की थी और हत्या की थी नूरगंज के जंगलों में, तो पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने उनसे पूछा कि एक मिनट कहाँ हत्या की थी? तो उन्होंने फिर बताया कि नूरगंज में साहब, नूरगंज के जंगलों में 150 फीट गहरे खाई में हमने फेंका था, लाश अभी भी वहीं होगी। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, हम जिस रामजी लाल के कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं उसकी लाश तो कटारा हिल्स के पास मिली है और कटारा हिल्स तो नूरगंज के जंगलों से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम तो कह रहे हो तुम दोनों की लाश तुमने फेंकी है नूरगंज के जंगलों में, कत्ल नूरगंज में किया है, क्या तुम सही कह रहे हो? अब इन दोनों को यह समझ में आ गया कि उन्होंने धोखे में ही सही कत्ल की बात कबूल कर ली है, क्योंकि रामजी लाल की लाश पुलिस को तब तक नहीं मिली थी, बरामद नहीं हुई थी। पुलिस तो कटारा हिल्स में जो एक गुमनाम लाश मिली थी उसे रामजी लाल की लाश समझकर इस मामले की तफ्तीश चालू कर चुकी थी और उसकी तफ्तीश करते करते उन्होंने राधेश्याम और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। जो पकड़े पहले गए, कबूल पहले कर लिया और उनकी निशानदेही पर लाश अभी बरामद होनी बाकी थी, क्योंकि लाश उन्होंने कटारा हिल्स में नहीं नूरगंज के जंगलों में फेंकी थी और दोनों जगहों के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है। अब पुलिस अपने इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए राधेश्याम और अर्जुन को लेकर पहुंची नूरगंज के जंगलों में और नूरगंज के जंगलों में जाकर पुलिस ने देखा कि वाकई वहां 150 फीट गहरी खाई में जिस जगह पर यह बता रहे हैं वहां पर लाश के अवशेष पड़े हुए हैं और उस लाश की हालत भी तकरीबन वैसी ही है जैसी लाश उन्होंने कटारा हिल्स से बरामद की थी। तो ये देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस इसलिए हैरान रह गई क्योंकि पुलिस तफ्तीश तो कर रही थी रामजी लाल की कत्ल के मामले की और पुलिस ने कातिलों को भी पकड़ लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि रामजी लाल के कत्ल की तफ्तीश वो एक ऐसे गुमनाम लाश के हवाले से कर रही थी जिस लाश को उन्होंने रामजी लाल की लाश समझ लिया था। घर वालों ने भी उसकी पहचान कर ली थी, जबकि वो जो कटारा हिल्स में जो लाश मिली थी, पहली लाश जहां से हमने स्टोरी की शुरुआत की थी, उस लाश की तो पहचान ही पता नहीं है। लेकिन अब जब इन्होंने गुनाह कबूल कर लिया, इन्होंने कत्ल का मोटिव बता दिया, इनकी निशानदेही पर लाश बरामद हो गई, तो फिर पुलिस के पास इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने और पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था और पुलिस को करना भी यही था। तो पुलिस ने रामजी लाल के कत्ल के मामले में राधेश्याम और अर्जुन को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर खाई से नूरगंज के जंगलों से लाश भी बरामद कर ली और एक तरह से पूरे केस को पुलिस ने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लाश कटारा हिल्स के जंगलों में मिली थी वो लाश गुमनाम थी और आज भी गुमनाम ही है। लेकिन ये एक अजीब सा इत्तेफाक है कि एक गुमनाम लाश ने दूसरे लाश और दूसरे कत्ल के मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन जिस लाश के जरिए दूसरे कत्ल के मामले का खुलासा हुआ उस लाश की अभी तक पहचान तक पता नहीं चल पाई और उसका कत्ल किसने किया, कैसे किया, यह अब भी एक राज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह घटना है 2019 की, अब से कुछ साल पीछे।
4 साल पीछे की, और आज हम 2023 में हैं। तो इस मामले की तफ्तीश तो पुलिस पूरी कर चुकी है, चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एग्जैक्टली लीगल स्टेटस इस केस का क्या है उसके बारे में फ़िलहाल मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे वाक़ये में, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में जो बात मुझे अजीब लगी वो यही लगी कि एक गुमनाम लाश ने दूसरे लाश का पता दिया, और ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी, अजीब से इत्तेफाक की कहानी थी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक। अब कुछ कमेंट्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो बातें लिखी है वो पढूं, और कुछ हमारे दर्शकों के नाम भी मैं मेंशन करूं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो मुझे बहुत उलाहना देते हैं ये कहते हुए कि उनसे क्या दुश्मनी है, मैं उनका कमेंट क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैं किसी दूसरे का कमेंट पढ़ता हूं। तो खैर ये प्यार भरा उलाहना मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों को इतनी उम्मीद है मुझसे तभी तो ऐसा कहते हैं, वरना न जाने कितने यूट्यूबर हैं, न जाने कितने प्रोग्राम और शोज़ होते हैं, लेकिन जितना प्यार आप लोगों का मुझे मिलता है उतना शायद ही किसी और को मिलता होगा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन आइए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई क्या नाराज़गी है, अभी तक बताया नहीं, कुछ लोग तो नाराज़गी के मसले पर ही सवाल पूछ रहे हैं कि नाराज़गी के बारे में पूछा था, नाराज़गी की बात नहीं बताई, किस बात की नाराज़गी है। भाई साहब, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कोई नाराज़गी है, नाराज़ क्यों रहूँगा, आप हैं तो हम हैं, इसीलिए ऐसे भी। और प्लस जो अनकंडीशनल लव होता है ना, आप लोग वो करते हैं मेरे से, मैं उस बात को महसूस करता हूँ, तो नाराज़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। इवंका विष्णु जी का कमेंट आया है, इन्होंने नमस्कार किया है और कहा है कि जो पिछली कहानी आपने सुनाई थी उससे पता चला कि लालच बुरी बला है। पिछली जो कहानी मैंने सुनाई थी, हमारे एक दर्शक ने बहुत बढ़िया मुझे सजेस्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अक्सर जब पिछली कहानी से मैं जो कमेंट होता है वो जब पढ़ता हूँ तो पिछली कहानी के जो मिस्ट्रीज़ है और उसके जो सस्पेंस है उसको मैं रिवील कर देता हूँ, उसका खुलासा कर देता हूँ, तो उसके बारे में ना बताया करूँ, ताकि जो दर्शक मान लीजिए आज हमारी ये स्टोरी देख रहे हैं और उनको अगर पिछली कहानी देखने की इच्छा हो तो शायद वो उसको न देखें, क्योंकि मैं सारी बातें अगर खुलकर अभी मेंशन कर दूंगा तो वो वीडियो क्यों देखेंगे। तो उनका ये लॉजिक और उनका ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तय किया है कि पिछली जो भी स्टोरी मैंने सुनाई होगी मैं उसका रेफरेंस 1 या 2 लाइन में तो दूंगा, लेकिन पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा। तो खैर, पिछली कहानी थी एक मुंबई पुलिस के तफ्तीश की कहानी थी, जिसमें 16 साल बाद एक इंसान पकड़ा गया था। उस पर जो है आप लोगों ने कमेंट किया है। राधे का दीवाना के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेट रिस्पेक्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। रितिका जी ने भी कमेंट किया है, ये भी रेगुलर हमारी लिसनर हैं और कमेंट करती हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। और देवराज शर्मा जी ने अपनी बात लिखी है सिलीगुड़ी से। मुगाज गुड लाइफ के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है आई नेवर स्किप योर स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। नंदिता ने भी कमेंट किया है द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वॉज गुड, इफ पुलिस थिंक्स एंड वर्क हार्ड दे कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द केसेस। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिस अगर जोर लगाए और किसी मामले को सुलझाने की कोशिश करे तो चाहे जिस तरीके से भी हो पुलिस उसे सुलझा ही लेती है। देखिए, कुछ मामले अपवाद हो सकते हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं सुलझते, मतलब लाइफ टाइम में कोई ऑफिसर के लाइफ टाइम में इन्वेस्टिगेशन करता रहता है वो, लेकिन नहीं सुलझते। लेकिन ज़्यादातर मामले मैंने देखा है, मतलब अगर एक रफ़ आइडिया मैं बताने की कोशिश करूं तो 98-99% मामले जो है वो पुलिस की मेहनत से सुलझ जाते हैं। प्रदीप भांबू जी का कमेंट आया है, बहुत स्वागत आपका। सुनील जंकार जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ से इश्क हो गया है। अरे क्या बात, मोहब्बत आपकी, थैंक यू वेरी मच। रवि मकरम, लालच बुरी बला है, इन्होंने लिखा है लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आपका रवि जी। शंकर लाल विष्णु जी हैं। देखिए, आप लोग इतनी अच्छी बातें लिखते हैं कि मतलब इन्होंने लिखा है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि आपकी कहानी हमें सुनने को मिलती है। अब बताइए, इससे बढ़िया इस तरह के कॉम्प्लीमेंट करने वाले दर्शकों का अगर मैं शुक्रगुजार न रहूँगा तो किसका रहूँगा मैं। देखिए, ये किस सुनने वाले को ये लग सकता है कि यार तारीफ़ तो किसी को भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि बगैर किसी स्वार्थ के अगर आप इस तरह की पंक्तियाँ लिखते हैं, भाई मेरे से आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो इसका मतलब आप वो दिल से लिखते हैं। तो मैं उसको यूं ही तारीफ़ करना जो है उसको हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल रहता हूँ। प्रज्वल घिमिरे साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रज्वल दी, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप जी का नाम मैंने पहले ही ले लिया। दानिश जी ने कमेंट किया है। वेदा देसाई जी ने लिखा है कि सर जी आप सैटरडे और संडे नहीं दिखाई दिए थे। देखिए, मैंने सैटरडे तो दिखाई दिया था, हम फॉलोअप के नाम से एक स्टोरी लेकर आते हैं रात 8:30 बजे। वेदा जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे को रात 8:30 बजे फॉलोअप के नाम से हम एक प्रोग्राम पेश करते हैं
काइंडली उसको देखिए, आपको वो प्रोग्राम भी जो है मुझे उम्मीद है कि देखने में अच्छा लगेगा। मामूनी जी हैं, इन्होंने कहा है कि सर आज की कहानी दिलचस्प लगी, थैंक यू वेरी मच। रघुबीर सिंह जी का भी कमेंट आया है। रेखा भट्ट जी हैं, शंकर लाल बिश्नोई जी हैं, कांता परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। फूड फैशन फाइनेंस के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। जेम्स हॉटमेल, इन्होंने लिखा है कि ये सुरेश हैं और न्यूयॉर्क से ये देखते हैं एंड लव योर शो, इन्होंने ये लिखा है। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी, मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि आपने इस तरह की हौसला अफजाई की है और आप रेगुलर व्यूअर और लिसनर हैं हमारे। लाइव विथ मी के नाम से एक आईडी है, बहुत स्वागत है आपका। दीपक कुमार गुप्ता जी हैं। लाइफ इन अ बोर्ड, बिग फैन फ्रॉम नेपाल, इन्होंने लिखा है। आदित्य मिश्रा जी हैं, ये बिहार से रेगुलर कमेंट करते हैं। कुलदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। ब्लॉगिंग के नाम से एक आईडी है। सर यू आर ग्रेट, थम्स अप किया है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप भांबू जी ने ये कहा है कि मेरे बेटे सचिन भांबू और पुत्र वधू अमिता को अगर आप शुभकामनाएं देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे क्यों नहीं देंगे, आपने तो अपने बेटे की शादी में भी हमें इनवाइट किया था, लेकिन हम हाजिर नहीं हो पाए। उसकी गुस्ताखी और हाजिरी की माफ़ी मैं आपसे चाहूँगा सबसे पहले। और सचिन को और अमिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो और वो पूरा, मतलब बेटा तो खैर आपके साथ है ही, जो आपकी बहू है, आपकी पुत्रवधू है, वो भी आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हो, मैं ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। नानू राय के नाम से काड़ी उन्होंने भी कमेंट किया है। अर्चना रोकटे जी रेगुलर कमेंट करती हैं। रघुवीर सिंह भाटी जी का भी कमेंट आया है। दरबार सिंह राजपूत जी हैं। बगीचा सिंह जी कमेंट करते हैं पंजाब से, और वो पंजाबी में लिखकर इस बार उन्होंने शिकायत की है कि भाई वो पंजाबी हैं इसलिए मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनीसुर मंडल ये बता रहे हैं कि कोलकाता के मेटिया बुर्ज में एक पुलिस ऑफिसर विनोद मेहता का मर्डर हुआ था, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। चलिए मैं रिसर्च करूंगा, अगर संभव हो पाया तो बताऊंगा। सूरज मंडल जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने लिखा है लव फ्रॉम मायानागुरी वेस्ट बंगाल। ये कौन से ज़िले में है सूरज जी, अगर हो सके तो आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सुप्रतिम जी प्रणाम। अमृता जक के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। वंदना सिंह जी और संजय कुमार जी, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एट वन को नहीं पढ़ पाता हूँ, आपको पता है। यूं ही प्यार करने का, शिकायतों का, उलाहनाओं का, हौसला अफजाइयों का सिलसिला जारी रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।